यूपीएसआई का नोटिस जारी हो चुका है। इस वीडियो में जो नोटिस में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे की बात हम कर लेंगे। इस वीडियो के बाद शायद ही आपका कोई सवाल रहेगा अगर आप कुछ पूछना चाहोगे। फिर भी अगर कुछ ऐसी बात होती है जो हम डिस्कस करने से भूल गए हों या रह गया हो हमसे वो टॉपिक, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। और बाकी अगर हमारे ध्यान आ गया तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सवाल को जो है ऐड कर देंगे। तो ये जो है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये फॉर्म चलेंगे। तो इस वीडियो में ऐसा है, सब इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट हमने लिए हैं और बहुत सारे स्क्रीनशॉट बन जाते हैं, लेकिन हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लिए हैं। कुछ ऐसे हैं जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप उन स्क्रीनशॉट को स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो से, बस इसलिए हमने वो करे हैं। जैसे कि सिलेबस वगैरह हो गया, वो आपको पढ़ना है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने इसमें वो भी ले लिया है। तो इसके लिए 400 रुपये की फ़ीस लगेगी। बाकी इसमें लिखा है शैक्षिक अर्हता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो भाई इसके लिए कंप्लीट आपकी जो है स्नातक उपाधि चाहिए। अभी यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि ऑनलाइन जो मार्कशीट निकलती है वो लग जाएगी या नहीं, या फिर हमें कॉलेज से लेके आनी पड़ेगी। तो इसका सवाल का आंसर सिर्फ तब मिलेगा जब हम इस फॉर्म को भरेंगे और जब ये वेबसाइट चालू हो जाएगी। अभी जब चालू हो जाएगी वेबसाइट तो उसमें हमें पता चलेगा कि ग्रेजुएशन से कितनी चीज़ें मांग रहा है ये। ठीक है, अभी ग्रेजुएशन से कितनी चीज़ें आगे की तरफ जब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे तो शायद उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जो है अपलोड की जाएगी ये मार्कशीट। अपलोड भी वैसे लोकल वाली हो जाती है, जो ऑनलाइन होती है वो सेल्फ टेस्ट करके वो भी अपलोड हो जाती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वहाँ पे लिखा रहता है कि जारी रिजल्ट जो है, जारी दिनांक कब है, उसका सीरियल नंबर दो, उसके मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स दो, उसका रोल नंबर दो और बोर्ड दो, और कब ये वो कंप्लीट हुई, मतलब सब चीज़ें मांगता है। तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि सीरियल नंबर जो होता है वो जेरोक्स पे नहीं होता, जो हम ऑनलाइन निकालते हैं उस पर सीरियल नंबर नहीं होता, वो बस उसी पे आता है जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होती है। हालांकि अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी तो हो उसमें जारी दिनांक नहीं आता कि मार्कशीट कब रिलीज़ हुई है, लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी में आता है। आगरा यूनिवर्सिटी की लोकल अगर फोटोकॉपी निकालोगे तो उसमें जारी दिनांक आता है कि कब वो रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा है अधिमानी अर्हताएँ। अधिमानी अर्हताएँ का मतलब है कि मान के चलो जब मेरिट आती है, मेरिट मान के चलो 92 पे लगी है, तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर आ रहा है लेकिन बिल्कुल एंड पॉइंट पे वो हैं, तो उनमें देखा जाता है कि किसे लें और किसे छोड़ें। तो ये भी होता है कि एज जिसकी जल्दी कंप्लीट हो रही है और जिसके पास एक मौका और है तो उसे रहने देते हैं, जिसकी एज लास्ट है उसे ले लेते हैं। उसके अलावा मतलब ये चीज़ें पहले होती थी, लेकिन उसके अलावा अभी अगर आपका डुएक का, नाइलिट का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है उसे ले लेंगे। मान के चलो एक बच्चे के पास है, एक के पास नहीं है, एज से फिर कोई मतलब नहीं, अगर है आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो उसे ले लेंगे। उसके बाद अगर मान के चलो ओ लेवल भी नहीं है आपके पास, या फिर मान के चलो ओ लेवल दोनों के पास है, तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा, या फिर नेशनल कैडेट कोर मतलब एनसीसी में बी का सर्टिफिकेट, तो इस तरीके से देखते हैं वो। इसके अलावा भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि भर्ती अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण न की हो। ठीक है, अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1993 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2000 के पश्चात न हुआ है। 1/7/1993 के बाद और इससे पहले, मतलब इस तरीके से कि 2 जुलाई 1993 है तो भर जाएगा फॉर्म, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जुलाई 1993 है तो भर जाएगा। और 1 जुलाई 2000 के बाद अगर मान के चलो 2 जुलाई 2000 का नहीं भरने का, 3 जुलाई 2000 का नहीं भरने का, उससे पहले और उसके बाद, ठीक है ना, इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट करोगे। और जो ये एज है ये बस जनरल वालों के लिए है, उनके ओबीसी एससी एसटी के लिए इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, अगला इसी का पार्ट था इसलिए मैंने ये ले लिया। परंतु यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष की होगी जितने रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए। जैसे कि आगे मैं दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट जो है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है इस वाले स्क्रीनशॉट में। ये आपका सिलेबस वगैरह है, ये देख लेना। ठीक है, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 120 मिनट की, और किस तरीके से क्या है, किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग वगैरह होगी, इसमें ये चीज़ें दिखा रखी है, ये पढ़ लेना। हाइट की अगर हम बात करें, देखो अगर मेल कैंडिडेट है तो 2 चीज़ नापी जाएंगी उसकी।
एक तो हाइट नापी जाएंगी जिसमें आपको एसटी को छोड़ के बाकी सब की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी की होनी चाहिए 160। और छाती नापी जाएगी जिसमें 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, जिसमें 79 कम से कम और 84 फुलाने के बाद। और एसटी में इसमें छूट है, उसमें 77 सेंटीमीटर बिना एक्सपेंड किए और 82 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके। ठीक है। वहीं महिलाओं में वजन और उनकी ऊंचाई नापी जाएगी। ऊंचाई अगर आप एसटी नहीं हैं, एसटी की ऊंचाई 147 है और उसके अलावा जितनी कैटेगरी हैं जैसे कि जनरल हुआ, एससी हुआ और या फिर ओबीसी हुआ, उनकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उनका वजन नापा जाएगा, वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में लड़कों के लिए और 2400 मीटर की दौड़ 16 मिनट में लड़कियों को पूरी करनी होगी। उसके अलावा जो छूट है, आपका एसटी हो, आप एससी हो या फिर ओबीसी हो, 5 साल की छूट है। बाकी और किसी को भी देखनी है तो मतलब और कोई इनसे अलावा हो, जैसे एक्स सर्विस मैंने जो भी चीज़ है वो जाके नोटिस डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर हम आते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 की अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। मतलब हमने ब्रैकेट हटा के पढ़ा है क्योंकि ऐसे पढ़ने से थोड़ा आसान समझ में आता है ये, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यहाँ पे हो जाती है। तो एक बार और देखते हैं इसे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 के अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। देखो, जो ओबीसी कैटेगरी है उसे 2 भाग में बांटा गया है। सबसे एक पहला है क्रीमी लेयर और दूसरा भाग है नॉन क्रीमी लेयर। अभी जो क्रीमी लेयर है वो आते हैं जिनकी सैलरी 1 साल की 8 लाख से ज़्यादा है, और नॉन क्रीमी में आता है जिनकी 8 लाख पर एनम से कम है। ठीक है। 1 साल में 8 लाख से कम जिनके पापा की सैलरी है वो आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी मतलब 8 लाख से ज़्यादा हैं वो क्रीमी लेयर में आएंगे, और ऐसे कैंडिडेट को ओबीसी का लाभ नहीं मिलता। ठीक है। क्योंकि सरकार मानती है कि आप सक्षम हो हर चीज़ के लिए, तो आपको आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, मतलब पापा की इनकम 8 लाख पर एनम, मतलब 1 साल के 8 लाख से कम है। अभी जो यहाँ के, अगर आप मान लो वीडियो देख रहे हो और आपका अगर आप मूल निवास आय प्रमाण पत्र देखोगे तो उसमें होगी जो आय होगी वो होगी 74,000, 52,000, 54,000 इस तरीके से। तो आप अगर ओबीसी हो, जाट हो, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। ठीक है। तो आपको लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, ठीक है, तो उन्हें आरक्षण मिलेगा। अभी जो नीचे लिख रखा है ये लाइन, ये बहुत डाउटफुल सवाल है जिसमें बच्चे पूछते हैं कि हमें नई सर्टिफिकेट बनवाने हैं क्या, पुराने सर्टिफिकेट चल जाएंगे क्या, कैसे चल जाएंगे। तो उसी का ये चीज़ लिखी हुई है ओबीसी के लिए खासकर। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 मतलब फॉर्मेट 1 पर 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक, जब कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है, मान के चलो लास्ट डेट तो 30 तारीख है इसकी, 30 अप्रैल। अब मैं भर रहा हूँ फॉर्म 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल से पहले पहले वो आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है। क्योंकि उसकी डेट वगैरह लगती है। इसमें से 3 चीज़ें लगती हैं, एक आवेदन प्रमाण पत्र, आवेदन क्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक और जारी दिनांक, 3 चीज़ें लगती हैं। ठीक है। और अन्य पिछड़ा मतलब इसकी अगर हम सीधी सी बात करें तो ऐसा है कि मान के चलो आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो गई है और आप एससी से बिलोंग करते हो, 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप एससी हो, आप एसटी हो, आप कोई सी भी कैटेगरी हो, जनरल को छोड़ के, जनरल को तो छूट नहीं मिलने की उम्र में, तो अगर आपको छूट चाहिए तो आपको नए सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। ठीक है। पुराने से नहीं काम चलने का। लेकिन अगर आप एससी हो और आपकी उम्र इसमें आ रही है जितनी उन्होंने मांग रखी है और 5 साल का आपको एक्स्ट्रा छूट नहीं चाहिए, तो आपके पुराने चल जाएंगे। पुराने में भी इतना पुराना ना हो जिसमें आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा ही ना हो, बस प्रमाण पत्र क्रमांक हो। ठीक है। तो आवेदन क्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक और जारी दिनांक, तीनों चीज़ होनी चाहिए और कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो चल जाएगा, कभी का भी हो, किसी भी डेट का हो। और एक
प्रमाण पत्र क्रमांक ऐसे भी हैं, एक प्रमाण पत्र ऐसे भी आते हैं जब कंप्यूटर सेंटर पे हम होते हैं और फॉर्म भरवाने वाले आते हैं, तो ऐसे भी हमने देखे हैं जिनमें जो प्रमाण पत्र क्रमांक या फिर आय या फिर डोमिसाइल में बीच में मान के चलो, डोमिसाइल है तो DOM लिखा रहता है और कास्ट है तो CAST लिखा रहता है, या मतलब अल्फ़ाबेट रहते हैं आवेदन क्रमांक या फिर प्रमाण पत्र क्रमांक में। तो वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होने की, आपका जो सर्टिफिकेट हो वो सिंपल हो, जिसमें 12 डिजिट का शायद प्रमाण पत्र क्रमांक और 14 डिजिट का आवेदन क्रमांक होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के चलेंगे। हाँ, हैंड रिटन नहीं चलने का इसमें, क्योंकि हैंड रिटन में एक ही होता है, वो भी प्रमाण पत्र क्रमांक, जारी दिनांक नहीं होता, और अगर होता है तो 4-5 डिजिट का होता है, तो वो मान्य नहीं होने का, ठीक है। आगे थोड़ा सा इस चीज़ को और क्लियर करेंगे। और जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथा अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेख होने अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड या फिर अटैच किए जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है शैक्षिक अर्हता, संबंधी अभिलेख, स्नातक उपाधि, अंकपत्र, प्रमाण पत्र, ठीक है। तो स्नातक ग्रेजुएशन का इन्होंने मांग लिया है। तो भाई देखो, पहली चीज़ तो शुरू में बता ही रखा है कि भाई कंप्लीट चाहिए, वो परसुइंग में नहीं चलने का कि भाई आप लास्ट ईयर में हो और आप भरोगे इस फॉर्म को, ठीक है। आपके पास होना चाहिए। और इसमें अगले लाइन में ये भी लिख दिया लो, इस जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई वो आपको फॉर्म भरते हुए स्कैन करके लगाना होगा, ठीक है। अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख अगर कोई हो तो, जैसे कि डूएक या फिर NCC का सर्टिफिकेट, या फिर ये प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे संबंधी अभिलेख। अगर आप आरक्षण या अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे संबंधी अभिलेख मतलब प्राप्त करते हो, तो उसके लिए क्या मैटर है, मूल निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आवेदन पत्र जब आप भरोगे, मान के चलो आप 16 तारीख को भर रहे हो, तो 16 से पहले आवेदन पत्र प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 1 पर 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा लास्ट जब वो फॉर्म भरे उससे पहला होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 2 पर होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी का प्रारूप 3 पर होना चाहिए। मतलब ये फॉर्मेट दे रखे हैं कि इस पे होना चाहिए आपका प्रमाण पत्र बना हुआ। अगर रियलिटी बताऊं तो इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मान के चलो आपका तहसीलदार ने कोई जाति प्रमाण पत्र बना दिया है जो कि लेटेस्ट है, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो वहाँ पे जो बैठे होते हैं अधिकारी या फिर जो काम करते हैं वहाँ पे, जो जिनका काम यही होता है कंप्यूटर पे, तो वो खुद से आपका बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती अगर आप उन्हें अपना वो सर्टिफिकेट दिखाते हो जो कि लेटेस्ट है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो ये PDF है इसके बाद में प्रारूप दिए हुए हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट हमने लिया है, वो आगे वीडियो में बता देंगे। जब भी आप अपना प्रारूप बनवाने जाओ तो उसका प्रिंट आउट ले जा लेना, तहसीलदार को सबसे पहले दिखाना कि हमें इस प्रारूप पे चाहिए। अगर कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐड हो सकती हो तो हो सकता है वो ऐड कर दें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है, अभ्यर्थी अपनी रंगीन फ़ोटो व हस्ताक्षर, देखो रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद या फिर हल्के ग्रे कलर का हो, ठीक है। बाकी चश्मा वगैरह ना हो, कैप वगैरह ना हो, मफलर वगैरह ना हो, बाकी सब सिंपल है। ये आपका सिलेबस हो गया जिसमें 400 अंकों का दिखा रखा है, सामान्य हिंदी दिखा रखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान जो भी है, मूल विधि से सामान्य ज्ञान तक का ये सिलेबस है। आगे का ये है संख्यात्मक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपके हो गए फॉर्मेट जो दे रखे हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र है ये, तो इस फॉर्मेट पे बनाओगे आप। वो ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि श्री या फिर कुमारी, यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे पापा का नाम आ गया, यहाँ पे निवासी आ गया, ये सब चीज़ें करके तहसीलदार साइन वगैरह करके इसी पे दे देगा फॉर्मेट पे, और वो भी मान्य आपका होगा, वो ज़्यादा कारगर रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पहले आपने मान के चलो इसमें 2020 के बाद मांग रहा है, आपने दिसंबर में बनवाया, तो वो भी चल जाएगा, अलग से खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाद में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेट हमने लिए हुए हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। और मुझे लगता है हमने इसमें सारे सवाल ले लिए हैं। बाकी कोई ऐसा सवाल है कि हमें डिस्कस करना था और हम भूल गए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो ज़रूरी है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी जब ये फॉर्म आ जाएंगे
हम आपको एक फॉर्म भर के दिखा देंगे कि यहाँ किस तरीके से फॉर्म को भरना है। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।